Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology. Today is our lecture number 6 regarding the course Cost Accounting MGT 231. Today we are going to start our chapter number 4, that is regarding job costing. Already we have done one lecture on this chapter. जो previous lecture था वो इसी chapter पे था. Now we are further moving towards the other part of this chapter. अब हम further देखेंगे कि calculations कैसे होती हैं, किस तरह calculations बाहर आती हैं और किस तरह calculations की जाती हैं. We are going to see each and every nitty and gritty of this thing. So starting with the lecture. First of all, again थोड़ा सा रिव्यू दूंगा. वहां पे हमने देखा था कि कॉस्टिंग किस किस तरह की होती है. हमने कहा था एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है, एक होती है प्रोसेस कॉस्टिंग. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग को देखा था. साथ ही हम देखा था कि उनकी हमने किस तरह वैल्यूएशंस करनी है, किस किस तरह से हमने उसकी प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट्स निकालने, किस किस तरह से हमने क्या चीजें उसकी आउट करनी है. असाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू वर्क इन प्रोसेस. हमने क्या करना है, पहले असाइन करें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू वर्क इन प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर असाइन्ड टू वर्क इन प्रोसेस with the debit to work in process. डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस करते हैं. क्रेडिट किसको करने हैं, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड एंड लेबर ओवरहेड्स. यानी इन सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल रिड्यूस कर रहे हैं. यानी हम इनको कॉस्टिंग को रिड्यूस पे लेके आ रहे हैं, जिसपे हम लोग ये देखते हैं कि हाँ जी किस तरह से हम लोग के पास परफॉर्म होगी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग, दैट मीन्स ये हमारे पास ये आ गई है हमारे पास, एंड देन वी हैव दिस वन. तो दैट इज समथिंग जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास आ गई है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा. क्रेडिट क्या होगा, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री लेबर या फैक्ट्री डायरेक्ट लेबर. इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट लेबर भी है. डायरेक्ट लेबर भी है जिसे हम कहते हैं दैट इज अ डायरेक्ट लेबर. और डायरेक्ट लेबर के बाद और इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मटीरियल ऑल्सो. क्या कहते हैं इसे हम, डायरेक्ट मटीरियल दैट एग्जिस्ट. यानी ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है जो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा. सो दैट इज आवर होल थिंग. दैट इज एमओएच या एफओएच, दोनों केस में से इसका नाम है एमओएच भी है इसका नाम और एफओएच भी है इसका नाम. सो जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो. जॉब कॉस्ट शीट यूज्ड टू रिकॉर्ड कॉस्ट चार्जेबल टू स्पेसिफिक जॉब. यूज्ड टू रिकॉर्ड द कॉस्ट चार्जेबल टू स्पेसिफिक जॉब. कॉन्स्टिट्यूट द सब्सिडरी लेजर फॉर द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट. क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सब्सिडरी लेजर फॉर द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट. यानी कि रिकॉर्ड कॉस्ट चार्जेबल टू स्पेसिफिक जॉब. यानी ये वो कॉस्ट है जो चार्जेबल टू स्पेसिफिक जॉब है, चार्जेबल टू स्पेसिफिक जॉब. एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट अ सब्सिडरी लेजर. ये सब्सिडरी लेजर पे से बनती है. दैट मीन्स इट ऑन द बेस ऑफ सब्सिडरी लेजर इट विल बी डेवलप्ड. यानी सब्सिडी लेजर के साथ आती है. कंस्टिट्यूट द सब्सिडी लेजर फॉर अ वर्क इन प्रोसेस अकाउंट. यानी जॉब कॉस्ट शीट जो है वो रिकॉर्ड करती है चार्जेबल कॉस्ट, कंस्टिट्यूट इन द सब्सिडी लेजर, सब्सिडी लेजर का पार्ट होती है. ईच एंट्री इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी मस्ट बी अकम्पनीड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बाय पोस्टिंग टू वन और मोर जॉब कॉस्ट शीट. यानी जो कुछ भी वर्क इन प्रोसेस में जाएगा वो एक ना एक जॉब कॉस्ट शीट में लाजमी एंटर होगा. जितना ज्यादा वो जॉब कॉस्ट शीट में एंटर होगा दैट वुड बी मच बेटर फॉर एनी. That is a job order cost flow. That is known as job cost sheet. यहाँ जॉब नंबर होता है, यहाँ आइटम क्या खरीदा है, रॉ मटेरियल है या आपकी लेबर है, whatsoever. फॉर वट जॉब यहाँ पे बता देंगे कौन सी है. क्वांटिटी 10 आए हैं, 14 आए हैं, जितनी भी आई हैं. डेट रिक्वेस्टेड, डेट कंप्लीटेड, डेट, डायरेक्ट मटेरियल कितना आया है, कितनी अमाउंट आई है, कितने यूनिट्स आए हैं यहाँ लिख देंगे. डायरेक्ट लेबर कितनी आई है वो लिखेंगे, ओवरहेड्स इतने लिखेंगे. डायरेक्ट जॉब कंप्लीटेड, कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड. यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी, यहाँ डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आएगी, यहाँ पे आएगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट. एंड द यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल डॉलर्स. यानी कि इन सबको टोटल कॉस्ट को हम ऐड, ये जो ये वाली कॉस्ट है इसको हम डिवाइड करेंगे. दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. क्या चीज है ये, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. जब ये हम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर रहे हैं दैट मींस कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. तो ये हमारे पास क्या चीज आ रही है, दैट इज यूनिट कॉस्ट. ये हमारे पास आ रही है यूनिट कॉस्ट. जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो. असाइनिंग कॉस्ट टू वर्क इन प्रोसेस. अब यहां पे देखें वीआईपी का मतलब क्या है, वर्क इन प्रोसेस. वर्क इन प्रोसेस है. रियल मटेरियल कॉस्ट असाइन टू जॉब व्हेन मटेरियल इज इश्यूड. जैसी मटेरियल इश्यू होगा, याद रखिए इश्यू का मतलब है वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल कंट्रोल.
सिंपल एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल कंट्रोल। और मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप क्या होती है? रिटन ऑथराइजेशन फॉर इशूइंग मटेरियल। अब रिक्विजिशन स्लिप अलग होती है जिसमें रिटन ऑथराइजेशन होती है। क्या होती है? रिटन ऑथराइजेशन होती है कि हाँ जी हम ऑथराइज कर रहे हैं, आप मटेरियल ले जा सकते हैं। may be directly issued to use on a job, may be directly issue भी किया जा सकता है to use on a job that is known as direct material, may be considered indirect material part of manufacturing overhead। लेकिन हर दफा में हम लोग को मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप चाहिए। क्या चाहिए हमें? मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल को हमने मैनेज करना है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को भी हमने क्या करना है? मैनेज करना है। जब इन दोनों चीजों को मैनेज करना है, दैट मींस डायरेक्ट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर देयर फॉर द इवैल्यूएशंस, यानी इन दोनों को हमने लाजमी इवैल्यूएट करना है। जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो, अब यहां पे क्या आ रहा है? मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप आई है असेंबली डिपार्टमेंट, या डिलीवर्ड किसको हो रहा है? असेंबली डिपार्टमेंट में मटेरियल जा रहा है। अब जब असेंबली डिपार्टमेंट में मटेरियल जा रहा है, चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस जॉब 101, कौन किसके वर्क इन प्रोसेस को जाना है? दैट इज जॉब 101। लिथियम बैटरीज जा रही हैं, स्टॉक A2 है, कॉस्ट पर यूनिट $5 है, $1000 की जा रही हैं। दैट मींस कितनी लिथियम बैटरीज जा रही हैं? ऑलमोस्ट दैट इज ऑफ क्वांटिटी ऑफ 200, यानी 200 की लिथियम बैटरीज वहां पे पहुंच रही हैं फॉर द जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो। यानी कॉस्ट फ्लो जॉब के लिए हमारे पास तकरीबन 200 लिथियम बैटरीज पहुंच रही हैं जो वहां पे जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो की तरफ जाएंगी। रिक्वेस्टेड बाय, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, रिसीव्ड किसने की है, और कॉस्टिंग किसने की है, अप्रूव्ड किसने की है, एंड हेल्थ हैमर किसने की है, दैट इज ऑल्सो बीइंग देयर। यानी आपने इन चीजों को भी देखना है कि ये कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे इन्वॉल्व होंगी और किस किस से रिक्वेस्ट आनी है। असाइनिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, व्हेन वेले यूजेस 25,000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, क्या होगा? Velis uses 24,000 of direct material and 6,000 of indirect material in January, the entry would be, अब यहां पे क्या हुआ? यूज हुई है एंट्री, तो क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस टू डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल कंट्रोल। अब यहां पे क्या? 24,000 ऑफ डायरेक्ट, 6,000 ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। अब वर्क इन प्रोसेस में क्या जा रहा है? डायरेक्ट मटेरियल जा रहा है वर्क इन प्रोसेस में, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो वर्क इन प्रोसेस में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? MOH। दैट मीन्स 24,000 तो यहां लिखा गया, और बाकी कहां गया? 6,000 ऑन मटीरियल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना गया? दैट इज ऑफ 24,000। कितना गया ये? 24,000। तो यानी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को भी जा रहा है, 24,000 भी जा रहा है। तो दैट वुड बी द एंट्री, वर्क इन प्रोसेस 24,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 6,000, तो दैट कम्युलेट्स टू हैव अ टोटल ऑफ 30,000। यानी MOH में 24 और 30, तो यहां पे हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना जाएगा? दैट इज ऑफ 30,000। कितना जा रहा है हमारे पास? 30,000, यानी 24,000 प्लस 6,000 दैट लीड्स टू अ 30,000। तो इसी तरह आप नीचे लेजर देखें, टी अकाउंट देखें। ऑलरेडी आई थिंक यू नो दैट व्हाट इज द टी अकाउंट। ये टी अकाउंट देखें, 42,000 की हमने खरीदारी की थी, जिनमें से 30,000 बाहर आ रहा है। 30,000 में से जो 24,000 है वो यहां जा रहा है, और बाकी 6,000 कहां जा रहा है? वो यहां आ रहा है। दैट इज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। कहां आ रहा है वो? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आ रहा है, यानी 24,000, 13,600 एंड देन 6,000। नाउ जॉब ऑर्डर कॉस्ट, असाइनिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट को असाइन करना है। द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉलम इन द जॉब कॉस्ट शीट शुड बी इक्वल टू द डायरेक्ट मटेरियल डेबिटेड टू वर्क इन प्रोसेस। यानी जितना भी डायरेक्ट मटेरियल कॉलम, जितना भी जॉब कॉस्ट होगा वो किसकी इक्वल होना चाहिए? जितना आपने वर्क इन प्रोसेस को लगा चुके हैं, यानी जितना आपने मटेरियल लगाया है उतना ही आपने डायरेक्ट मटेरियल डेबिट करके इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री पे लेकर आए। तो वर्क इन प्रोसेस में कितना आ रहा है? 24,000। जॉब कॉस्ट शीट्स, अब यहां पे क्या आ रहा है? डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना आ रहा है? 1,000, 7,000, 8,000, 6,000। अब ये डायरेक्ट मटेरियल हमने यहां से इश्यू करा दिया। यहां से जब इश्यू हुआ तो डायरेक्ट मटेरियल इतने का इश्यू हो रहा है 7,000 का, और ये 103 में कितना लग रहा है? 5,000 का लग रहा है। तो यानी कितना हो गया? 7 और 5 कितना गया? दैट इज 12,000, और एक्चुअल में निकला कितना था? दैट इज ऑल्सो बीइंग 12,000। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? 3,800 तो मटेरियल यहां गया, 3200 यहां गया, दैट इज 7,000, और बाकी 5,000 का 5,000 कहां गया? जॉब नंबर 103 में गया। कहां गया ये? जॉब नंबर 103 में गया। एंड द सम ऑफ मटेरियल कॉलम ऑफ जॉब कॉस्ट शीट शुड इक्वल the direct material debited to work in process inventory। direct material debited to work in process inventory। अब यहां देखें, ये देखें यहां पे क्या 24,000
असाइन टू स्पेसिफिक जॉब। यहां पे देखें ये सारे का सारे 24,000 इज असाइन टू स्पेसिफिक जॉब। अब वो यहां पे कुछ गया जॉब 101 को, और कुछ गया जॉब 102 को, और कुछ गया जॉब 103 को। यानी कि जितना भी वर्क इन प्रोसेस का था वो वर्क इन प्रोसेस का इन तीनों में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है। यहां पे इन तीनों में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है। सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर पोस्टिंग अ जॉब कॉस्ट शीट एंड वर्क इन प्रोसेस इज नोन एज मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। जहां से ये सारी चीजें ऐड की जाती हैं और जहां पे ऐड की लगाई जाती हैं उधर से यहां से क्या कहते हैं उसे मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। मींस मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप से ही इन तीनों जॉब्स में सारी चीजें डिवाइड होती हैं और उधर ही से हमारे सामने आ रही होती हैं। मैनेजमेंट इनसाइट हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जरा देखिएगा। द कॉस्ट ऑफ एन आईफोन, जो बहुत ही आजकल करंट टॉपिक है, जस्ट टीयर ऑन वन अपार्ट। ऑल कंपनीज नीड टू नो व्हाट इट कॉस्ट टू मेक देयर ओन प्रोडक्ट। क्या मतलब है? क्या व्हाट इट कॉस्ट to make their own product, but a lot of companies would like to know the cost of their competitors' product as well. ये competitors को भी सामने रखना चाहते हैं। That's what iSupple steps in. For a price, iSupple will tear apart sophisticated electronic device to tell you what it costs to replicate. यानी अब क्या हुआ, iSupple आया, उसने क्या किया, सारी की सारी चीजें रेप्लिकेट करना शुरू कर दी। अब दैट इज अ केस, स्मॉल केस है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, कि सबको पता होता है कि अपनी कॉस्ट को, अपनी प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट लग रही है, लेकिन बहुत सारे इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट क्या लग रही है। iSupple आया, उसने क्या किया, अपनी रेप्लिकेशन बनाई और उसने बताया कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगती है और उसने कॉस्ट को नीचे गिराया, यानी उसने टीयर अपार्ट सब कुछ। इन द केस ऑफ स्मार्टफोन विच ऑफन बी मोर देन 1000 टाइनी कंपोनेंट्स, दैट इज नो स्मॉल फीट। As shown in chart below, components of many smartphone cost $170. कितने कॉस्ट कर रहे हैं? 170. Assembly is only about $6.50. The difference between what you pay and the cost is not all profit. सारा का सारा प्रॉफिट नहीं है. Consider the additional non-production cost, research, design, marketing and selling cost. Sum of the part. अब देखें यहाँ पे क्या क्या आ रहा है. Palm Pre, Apple, Toshiba, Motorola. अब इंटीग्रेटेड 83 का है। सर्किट्स, डिस्प्ले, दैट इज दैट मीन टच स्क्रीन, मैकेनिकल, यहाँ पे आ गया कैमरा, बैटरी, अदर। तो कितनी आ रही है यहाँ पे? पाम इतने का 170 का आईफोन है, 173, यानी ये कॉस्ट है हमारे पास जो आ रही है। लेटेस्ट डाटा अवेलेबल 33GS 16GB इंक्लूड्स मटेरियल। यानी व्हाट टाइप, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट आर रिसर्च, डिजाइन एंड मार्केटिंग फी एंड सेलिंग कॉस्ट एंड हाउ दे आर बी ट्रीटेड इन अकाउंटिंग पर्पस। कि कौन कौन सी टाइप की रिसर्च डिजाइन कॉस्ट होगी, मार्केट पेटेंट फी होगी एंड सेलिंग कॉस्ट होगी, एंड हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। किस किस तरह से ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम ट्रीट भी करेंगे, यानी हाउ दिस वुड बी ट्रीटेड। भैया अब आपने बना दिया तो हाउ इट कुड बी इज गोइंग टू बी ट्रीटेड, उसे ट्रीट हमने कैसे करना है, किस तरह करना है। तो जब हम आईफोन की बात करते हैं तो हमारे, मुझे ये बताएं उसके अंदर क्या क्या रिसर्च चाहिए होगी। आप आईफोन की बात करें, आईफोन में आपके मेमोरी भी चाहिए, रेडियो, कैमरा, एवरीथिंग, आपको उसमें डिस्प्ले भी चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए जिसमें कैपेसिटेटिव ना हो बल्कि रेजिस्टिव भी ना हो, बल्कि कैपेसिटेटिव की तरफ ज्यादा टूवर्ड्स हो, ताकि आपको प्रेस ना करने पड़े, जस्ट योर टच और वहां पे वो अप्लाई हो जाए। तो दैट मीन्स के वहां पे भी ये चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। सेम इज द केस कि अगर मैं बात करूं यहां पे इसकी ओवरऑल जो आईफोन की है, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी एक चीजें और भी इन्वॉल्व होती हैं जिसके अंदर हम कहते हैं सेंसर्स। अब सेंसर्स की कॉस्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। अब ये सेंसर्स क्या ऑटोमेटिकली नहीं बन जाते, दे रिक्वायर अ रिसर्च कि हाँ जी कैसे सेंसर है, मैं अगर फोन रिवर्स रखूं तो क्या होगा, फोन स्ट्रेट रखूं तो क्या होगा, फोन इस डिफरेंट तरीके से सामने रखूं तब क्या होगा। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग हैज अ सेंसर, वो सेंसर रिसर्च एंड डिजाइन रिक्वायर्ड होता है और उसमें लॉट्स ऑफ कॉस्ट इज बीइंग आल्सो बीइंग रिक्वायर्ड, कि कौन कौन सी कॉस्ट है और कैसे कैसे कॉस्ट वो लग सकती है। दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग रिक्वायर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट योर ओवरऑल कॉस्टिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन, एंड सेम इज द केस विद द मार्केटिंग। अब आईफोन है, सैमसंग है, whatsoever, they have to put lots of efforts for the marketing। हम मार्केटिंग की जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी इसमें ऐड होगी। That means 170 is just a product making cost। रिसर्च एंड डिजाइन की कॉस्ट भी होगी, मार्केटिंग की भी कॉस्ट होगी, और साथ ही पेटेंट फी होगी कि मेरे जैसा फोन कोई और ना बना सके, जिसपे वो फाइट कर सकें कि हाँ जी ये मेरा डिजाइन है, कोई और इसकी कॉपी निकाला है तो दैट इज सम अदर थिंग। दैट मीन्स कि आपने इन चीजों को सामने रख के देखना है। जॉब ऑर्डर कॉस्ट लो, फैक्ट्री लेबर कॉस्ट क्या क्या थी, असाइन टू जॉब ऑन द बेसिस ऑफ
टाइम टिकट, कितना टाइम मिल रहा है उसे, कितना टाइम टिकट है, यानी असाइन टू अ जॉब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टिकट। अब हर एक एम्प्लॉय को क्या मिलता है, एक टाइम टिकट मिलता है जिसकी बेस पे वो सारी की सारी इवैल्यूएशंस कर रहा होता है। टाइम टिकट आर प्रिपेयर्ड व्हेन वर्क इज परफॉर्म्ड, कि जितने घंटे टाइम, जितने आवर्स उसने काम किया उतने आवर्स का टिकट मिल जाएगा, और उस टिकट की बेस पे उसे पेमेंट हो जाएगी कि जितने भी उसके पास टिकट्स आ रहे हैं। टाइम टिकट्स इंडिकेट एम्प्लॉय आर वर्कड अकाउंट एंड जॉब चार्ज एंड टोटल लेबर कॉस्ट, की यानी कितनी एम्प्लॉय को बताया कौन है एम्प्लॉय, कितने आवर्स काम कर चुका है। अकाउंट एंड जॉब चार्ज क्या मतलब है, कितनी अकाउंट हो चुकी है जॉब और कितनी जॉब एक्चुअल में चार्ज हुई है, यानी और फिर हम देखेंगे कि टोटल लेबर कॉस्ट कितनी पड़ी, हाउ मच इज द टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट किस लेवल की और किस तरह से पड़ रही है। दैट वी आर गोइंग टू सी कि टोटल लेबर कॉस्ट कितनी और किस तरह से हमारे सामने नजर आ रही है। नाउ दैट इज द जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो। टाइम टिकट क्या होता है, यहां पे देखें एम्प्लॉय नेम आ गया, चार्ज क्या है, किधर पे लगा रहा है, वो वर्क इन प्रोसेस साइड पे लगा रहा है, यानी ही इज इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन, किसमें लगा रहा है, ये प्रोडक्शन में लगा रहा है। किस टाइम स्टार्ट हुआ था, 8 आवर्स पे स्टार्ट हुआ था, स्टॉप कब हुआ, 12 घंटे में, टोटल घंटे कितने यूज किए 4, आर्ली रेट कितना था 10, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी 40, तो दैट इज नोन एज टाइम टिकट। अब उस पे उसकी कॉस्ट है कि उसे पेमेंट हमने कितनी करनी है, 40 ही करनी है। अप्रूव्ड जो है, जिन्होंने अप्रूवल अथॉरिटी और कॉस्टेड बाय यानी जिन्होंने पेमेंट की है उनका भी नाम यहां पे लिखना है। साथ ही आप एम्प्लॉय नंबर बताएंगे क्या नंबर है उसका, और जॉब कौन सी जॉब, 101 में लगा हुआ था, 102 में लगा था या 103 पे लगा था, किस पे लगा हुआ था ये, और जिस पे भी लगा हुआ था वो वहां पे हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। एंड सेम इज द केस विद द डेट, आप उसमें साथ साथ डेट्स भी देख रहे होंगे कि डेट्स क्या आ रही हैं। नाउ जॉब ऑर्डर कॉस्ट, फैक्ट्री लेबर कॉस्ट को देखते हैं। The time ticket are later sent to the payroll department, which applies the employee hourly wage rate and compute the total labor cost. If 32,000 total factory labor cost consists of 28,000 direct labor and 4,000 indirect labor, the entry would be, अब क्या हुआ, उसने क्या हुआ, टाइम टिकट भेजे और टोटल टाइम टिकट जो थे वो कितने थे, टोटल 32,000 की फैक्ट्री लेबर कॉस्ट थी, एंड कंसिस्ट ऑफ 28,000 ऑफ डायरेक्ट लेबर, कितने की 28,000 इज डायरेक्ट लेबर एंड 4,000 ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मतलब सुपरवाइजर है, कोई और है, so that means 4,000 is of indirect labor. The entry would be, क्या एंट्री होगी, अगेन वर्क इन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एंड साथ ही नीचे क्या आएगा सामने, दैट इज योर ओवरऑल फैक्ट्री लेबर या डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री लेबर कितने की लगी है 32,000, एंड दूसरा क्या लगा है इसमें 28,000 एंड 4,000 जो लीड्स टू 48,000। दैट वुड बी, लेट्स सी, वर्क इन प्रोसेस 28,000, फैक्ट्री ओवरहेड 4,000 एंड देन फैक्ट्री लेबर कितने की लग रही है 32,000 की हमारे पास क्या लग रही है, फैक्ट्री लेबर लग रही है। अब यहां पे देखिए जब ये एंट्री हुई हमने क्या बनाना है, अब टी अकाउंट्स बनाने, जब टी अकाउंट्स हम बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, फैक्ट्री लेबर 32,000 की आई थी, 32,000 ही गई है, लेकिन 32,000 में से 28,000 गई है यहां पे और बाकी 4,000 कहां गई है, वो यहां पे आई है। So that means it is being distributed among work in process and manufacturing overhead। याद रखिएगा यहां पे मैं उस अकाउंट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एलोकेटेड है, मैं उस अकाउंट की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट फॉर कर रहा है, जिसके पास एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पड़े हैं और एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को सामने रख के ही चीजें देख रहा है। नाउ जॉब कॉस्ट शीट, डायरेक्ट लेबर। अब जॉब कॉस्ट शीट अभी वो हमने देखा था किसका, डायरेक्ट मटेरियल की शीट देखी थी, अब देखेंगे हम डायरेक्ट लेबर की शीट। The sum of direct labor columns of a job cost sheet should equal to the direct labor adapted to a work in process inventory। डायरेक्ट लेबर किसको adapted होती है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। अब हमने क्या किया, जब हमने कहा जी कितना निकल रहा था यहां पे हमारे पास ही 28,000 था, कितना था हमारे पास 28,000। अब हमने उसमें से जब अलग किया तो हमारे पास टोटल कितना कितना आ रहा था, यहां पे देखें 28,000 में से कुछ लगा डायरेक्ट मटेरियल, 9,000 यहां लगा, 6,000 यहां लगे, 4,000 यहां लगे, 5,000 यहां लगे, तो ये हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, दैट इज ऑल आर डायरेक्ट मटेरियल। क्या आ रही है हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल, हमारे डायरेक्ट लेबर ऐड हो रही है, क्या आ रही है हमारे पास, डायरेक्ट लेबर। तो यहां पे 9,615, 15 प्लस 9 ओवरऑल
20 क्या नाम है 23 एंड 23 प्लस 5 दैट इज 28, यानी इन सारों को अगर आप ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशंस आ जाएंगे कि कितना कितना आपके पास चीजें जनरेट हो रही, दे ऑल कम्युलेट्स टू फॉर्म अ 24। यू कैन कैलकुलेट इट ऑन योर साइड ऑन अ कैलकुलेटर, आप उसे कैलकुलेट करके इसे सम कर लें तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा कि दैट इज ऑफ 28,000। ये कितना है, 28,000 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दैट इज कंप्लीट टू अ डायरेक्ट लेबर ऑफ 28,000। ये तो थी जॉब कॉस्ट शीट। द सम ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉलम शुड इक्वल टू डायरेक्ट लेबर असाइन, जितने की डायरेक्ट लेबर असाइन की थी टू वर्क इन प्रोसेस उतना ही इसके इक्वल होना चाहिए, इसे हम कहते हैं जॉब कॉस्ट शीट। नाउ जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो, द सोर्स डॉक्यूमेंट, अब यहां पे क्या बात हो रहा है, द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर असाइनिंग मटेरियल एंड फैक्ट्री कॉस्ट टू जॉब शीट आर, यानी द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर असाइनिंग, सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा होता था, इनवॉइस नहीं, टाइम टिकट नहीं, क्या होता था उसे क्या कहते थे हम, दैट इज मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप या पेरोल रजिस्टर। इनवॉइस एंड टाइम टिकट, इनवॉइस एंड पेरोल रजिस्टर, मटेरियल रिक्विजिशन एंड मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप एंड टाइम टिकट, कौन सा इनमें से होगा, दैट इज द टू यू हैव टू थिंक कि कौन सा इसमें से होना चाहिए और कौन सा इनमें से है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सी दैट इज मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप एंड टाइम टिकट, बिकॉज मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप क्या बताती है कि कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा है, कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा है, और ये टाइम टिकट क्या बताती है कि कितना डायरेक्ट लेबर लगा है, हाउ मच लेबर यू हैव असाइन्ड। दैट मीन्स ये दोनों क्या कहलाते हैं, दैट आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। इन्हें क्या कहते हैं हम, ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है और हमने इन्हें सोर्स की हिसाब से देखना है कितनी कितनी इनकी सोर्स है और किस हिसाब से इनके ऊपर एप्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट रिलेट्स, अब वहां पे अभी तक डायरेक्ट मटेरियल हमने डिस्कस कर दिया, डायरेक्ट लेबर डिस्कस कर दिया, नाउ वी आर डिटेलिंग विद द मटेरियल ओवरहेड कॉस्ट। किसको डील कर रहे हैं हम, मटेरियल ओवरहेड्स। रिलेट्स टू द प्रोडक्शन ऑपरेशन एज अ होल, ये किससे करता है, प्रोडक्शन से भी डील करेगा, ऑपरेशन से भी डील करेगा, लेकिन किसी के बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, किसी के बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर, आप फर्नीचर बना के बेचते हो, लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल है, जो नेल्स आप यूज कर रहे हैं, कीलें जो यूज कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, नहीं, दे आर सपोर्टिव टू योर ओरिजिनल मटेरियल, यानी ये सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कि स्पेसिफिकली ये सपोर्ट हो रही हैं टुवर्ड्स योर मैन्युफैक्चरिंग। कैन नॉट बी असाइन टू स्पेसिफिक जॉब बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट, ये कभी भी किसी को असाइन नहीं होगा स्पेसिफिक जॉब में। अब आपने मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं, बहुत बड़ा एक रूम लिया हुआ है, अब उस रूम के ऊपर लाइटें भी जलती रहेंगी, उस रूम की आपके ऊपर ओवरऑल पंखे भी चलते रहेंगे, उस रूम की आपको इंश्योरेंस भी पे करनी पड़ेगी, उस रूम का आपको रेंट भी पे करनी पड़ेगी। ये सारी कॉस्ट क्या कहलाएंगी, दैट आर नोन एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, क्योंकि ये सारे के सारी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करने में इन्वॉल्व है। वो सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आएंगी। कहां आएंगी वो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में, यानी कि वो सारी की सारी चीजें आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आपको नजर आ रही होंगी। कैन नॉट बी असाइन टू स्पेसिफिक जॉब, जाहिर बात है, अब आपने ये चीजें सब पढ़ी हैं, ये कहीं भी यूज हो सकती हैं, किसी भी स्पेसिफिक जॉब को इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये किसी स्पेसिफिक जॉब को इन्वॉल्व नहीं होती, बस एक्चुअल कॉस्ट की तरह अप्लाई हो जाती हैं। कंपनीज असाइन टू वर्क इन प्रोसेस, कंपनीज असाइन टू वर्क इन प्रोसेस एंड टू स्पेसिफिक जॉब ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस, किस बेस पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे आप इसे असाइन करते हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं पता पूरे महीने के बाद बिल आ रहा है बिजली का, पूरे साल के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहे हैं, तो मैं पूरे साल ये नहीं वेट करूंगा कि ठहरो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पूरे हो जाएं, उन्हें मैं डिवाइड करूंगा टोटल यूनिट्स पे, फिर बेचने जाएंगे। यू कांट वेट फॉर अ ईयर, फिर आप एस्टिमेट करते हो कि यार तकरीबन अंदाजन इतना बिल आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अंदाजन इतना होगा, रेंट अंदाजन इतना होगा, तो हम अंदाजे के हिसाब में ऐड करते हैं और उस अमाउंट से हम उसे लगा देते हैं। तो दैट मीन्स दैट वी रिक्वायर अ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एलोकेशन, यानी उसमें एस्टिमेशन रिक्वायर्ड है, बिकॉज वी कांट वेट कि हमें बिलिंग हो और बिलिंग के बाद हम एक्सपेंसेस दें। तो इसीलिए कंपनी असाइन टू वर्क इन प्रोसेस टू स्पेसिफिक जॉब बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एलोकेटेड थ्रू द यूज ऑफ अ, किस चीज को यूज करते हुए बनाते हैं हम, प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट। ये जो आ रही टर्म जो हमने पहले भी अभी देखी थी पिछले लेक्चर में, अब इस लेक्चर में इसे मच डिटेल्ड मैटर में देखेंगे कि व्हाट द प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट इज, कि प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट क्या चीज है और किस तरह से वर्क करता है।
predetermined overhead rate based on the relationship between estimated annual overhead cost, किसके रिलेशनशिप पे बेस कर रहे हैं? ओवरहेड, एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड एनुअल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, किस रिलेशनशिप पे बेस कर रहा होता है? एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड कॉस्ट, किसकी बेस पे कर रहा है? एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड एनुअल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि जितनी कॉस्ट आपने एस्टिमेट की है, अंदाजन 2 लाख का मेरी जी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होगा, दैट इज योर एस्टिमेट ऑफ अ टोटल अमाउंट। और किस एक्टिविटी के बेस पे? अगर ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो लेबर आर पे करूंगा, ज्यादा मशीन आर काम कर रहे हैं मशीन आर पे करूंगा, ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रही है तो प्रोडक्ट्स की बेस पे करूंगा, ज्यादा डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है तो डायरेक्ट मटेरियल की भी बेस पे मैं करूं, यानी एनी एनुअल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जिसकी बेस पे मैं ये रेट निकालने की कोशिश करूंगा। बिकॉज ये रेट निकालूंगा तो मैं एस्टिमेट करूंगा ना। मैं कहूं कि मैंने कहा जी 2 लाख होगा, अब मे बी प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हो रही है, कितने लेबर आर यूज हो रहे हैं। अब जाहिर बात है कि कोई एक जगह है जहां पे लेबर काम कर रहे हैं, जितना ज्यादा लेबर होगा उतनी जगह मुझे ज्यादा चाहिए होगी, तो इसका मतलब है मेरा ओवरहेड किस पे बेस करना चाहिए? दैट इज ऑन द डायरेक्ट लेबर आर्स, कि कितनी भी लायक लेबर आर्स है मैं उसी हिसाब से देखूंगी। हर आर, जाहिर बात है एक वर्कर बैठेगा पंखा भी चलेगा, लाइट भी देनी पड़ेगी, तो यानी इसका मतलब है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ डायरेक्ट लेबर आर्स, जो हमारे पास क्या होगी? एनुअल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसकी बेस पे हम सारी एलोकेशंस करेंगे, और उन्हीं एलोकेशन को सामने रखते हुए हमने फर्दर सारी चीजों को एलोकेट और सामने रखना है। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन एक्टिविटी सच एज, अब क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कि ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रख लूंगा, कि यार जितनी ज्यादा ये यूज होगी उतना मेरा ओवरहेड बढ़ जाएगा। डायरेक्ट लेबर आर, जितने एम्प्लॉइज ज्यादा काम करेंगे या वर्कर्स, उतना ज्यादा मेरे पास ये कॉस्ट बढ़ेगी। मशीन आर, ज्यादा मशीनें काम करें तो मशीन आर्स की बेस पे मैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड करूंगा, यानी मशीन आर्स जो है वो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स को लेकर आएगी, यानी ये हमारे पास एलोकेशन लेके आएगी। एनी अदर एक्टिविटी दैट इज एन इक्विटेबल बेस, यानी कोई और एक्टिविटी भी हो सकती है फॉर अप्लाइंग द ओवरहेड कॉस्ट। एनी अदर एक्टिविटी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो सकता है फॉर सर्विस सेक्टर। देयर आर मेनी अदर बेसिस, यानी जिस बेस पे आप इजीली कॉस्ट को एलोकेट और डिफरेंशिएट कर सकें, जिस बेस पे आप कॉस्ट को एलोकेट या डिफरेंशिएट कर सकें, वो सारी बेसिस को हम कहते हैं, दैट मींस दीज आर नोन एज ओवरहेड कॉस्ट या ओवरहेड बेसिस, कि जिस पे हमने हर चीज को एलोकेट करना है। प्रीडिटरमिन्ड ओवरहेड रेट एस्टिमेटेड एस्टैब्लिश एट अ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये कब एस्टैब्लिश होता है? बिगिनिंग ऑफ ईयर। अब मुझे ये बताएं, बिगिनिंग ऑफ ईयर ना तो बिजली के बिल आएंगे, ना इलेक्ट्रिसिटी के बिल आएंगे, ना रेंट के बिल आएंगे। दैट मींस यू हैव टू एस्टिमेट कि यार अंदाजन इसमें इतनी बिजली और इतनी गैस और इतना पानी और इतनी यूटिलिटी बिल्स आएंगे। सो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी कि हाँ जी बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या है। मे यूज अ सिंगल कंपनी वाइड प्रीडिटरमिन्ड रेट, यानी कि हम एक प्रीडिटरमिन्ड रेट आइडेंटिफाई करेंगे और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा का सारा प्रीडिटरमिन्ड रेट वो यूज करेंगे। यानी मे यूज अ सिंगल कंपनी वाइड प्रीडिटरमिन्ड रेट, कि पूरी कंपनी एक प्रीडिटरमिन्ड रेट फाइंड करे और वो प्रीडिटरमिन्ड रेट पूरा साल इस्तेमाल करे। और अगर डिफरेंट प्रोडक्ट सप्लाई करे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हर प्रोडक्ट या हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए आपके पास प्रीडिटरमिन्ड रेट डिफरेंट हो, यानी हर दफा प्रीडिटरमिन्ड रेट क्या हो? थोड़ा सा फर्क हो या डिफरेंट हो। तो जब भी प्रीडिटरमिन्ड रेट फर्क होगा या डिफरेंट होगा तो दैट मींस कि आपको उस तरह की प्रोडक्ट के लिए प्रीडिटरमिन्ड रेट या एलोकेशन बेस डिफरेंट ही यूज करनी पड़ेगी। जैसे अगर कहीं पे आपका एक बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, एक सर्विस सेक्टर का, ऑब्वियसली एक आप नहीं यूज कर सकते ओवरहेड रेट, आपको डिफरेंट ओवरहेड रेट यूज करने पड़ेंगे, जिसमें हर एक चीज डिफरेंट तरह से एलोकेटेड होगी और जिस तरह से भी एलोकेट होगी वो यूज होगी। मे यूज अ डिफरेंट रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट, मे यूज अ डिफरेंट रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट में हैव डिफरेंट एक्टिविटी बेस, यानी कि आप उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट रेट्स फॉर ईच डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं और ईच डिपार्टमेंट में हैव डिफरेंट एक्टिविटी बेस। एक एक्टिविटी जो है लेबर आर पे आ रही है, एक जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे आ रही है, एक जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे आ रही है। जहां पे आपने अपना फर्नीचर वाला बिजनेस काटना है वहां पे आप उसकी बेस जो है वो मटेरियल पे रख सकते हैं, जहां पे आपने उसे जोड़ना है वहां पे आप बेस जो है वो लेबर आर पे रख सकते हैं, जहां पे आपने इसे मशीनरी से ग्राइंड करना है वहां पे आप मशीन आर्स को बेस रख सकते हैं। मींस ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट कैन बी ऑन द डिफरेंट नोड, यानी हर तरह से वो डिफरेंट भी हो सकता है और ईच डिपार्टमेंट अपने डिफरेंट लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है। Formula for computing the predetermined rate is the estimated annual overhead cost। क्या निकले? estimated annual overhead कितने आने हैं? 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, आपको जो भी है, divided by expected operating activity। expected annual operating activity क्या है?
तो जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। क्या कहेंगे उसे हम, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। जितना भी आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। नाउ जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट assigned to work in process during the period to get timely information about the cost of completed job। क्या करेंगे, assigned to work in process during the period, assign क्या करेंगे, work in process during the period to get timely information। क्या करेंगे, timely information about the cost of completed job। यानी हम assign करेंगे ताकि टाइमली हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए और उसे हम ऐड करें, यूनिट कॉस्ट निकालें ताकि प्रोडक्ट्स आगे जाएं। हम वेट नहीं कर सकते। टाइमली का मतलब यही है कि वी कांट वेट, हमने प्रोडक्ट सेल करनी, जितनी जल्दी सेल करेंगे तो हमारे पास रिटर्न आएगा। तो एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल एक्टिविटी बेस यूज्ड इनटू प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। वो कहें जी एक्चुअल में आपने जो है वो 14,000 लेबर आर रखे थे। कितने रखे थे आपने, 14,000 आपने लेबर आर रखे थे, लेकिन यूज जो हुए वो 13,000 हुए। तो आप क्या करेंगे, 13,000 मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड रेट। क्या कर देंगे उसे हम, मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड रेट इज असाइन्ड टू वर्क इन प्रोसेस। ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा होगा दैट इज असाइन्ड टू वर्क इन प्रोसेस। और वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 को भी लगाएगा, जॉब 2 को भी लगाएगा और जॉब 3 को भी लगाएगा। यानी इन सब को वो क्या कर रहा है, एलोकेशंस पे ला रहा है कि कहां कहां पे हमने किस किस तरह से एलोकेशंस करनी है। जितनी एलोकेशंस करेगा उतनी ये जहां पे ज्यादा बेहतरी इन्वॉल्व होगी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इलस्ट्रेशन, थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। वेलएस यूजेस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एज ए एक्टिविटी बेस्ड। अब यहां पे क्या, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आर भी नहीं यूज कर रहा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं यूज कर रहा, क्या यूज कर रहा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अज्यूम दैट द कंपनी एक्सपेक्ट एनुअल ओवरहेड कॉस्ट टू बी 12,80,000। वो समझ रहे हैं कि हमारे पास ओवरहेड्स कितने होंगे, अंदाजन 2,80,000 एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वुड बी 350,000। कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज 3.5 लाख। तो क्या करेंगे, 280,000 डिवाइडेड बाय 350। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 80%। क्या आ रहा है हमारे पास, 80% इज द ओवरऑल योर ओवरहेड कॉस्ट। यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 80% हमारे पास क्या चीज आएगी, ओवरहेड कॉस्ट। याद रखिएगा, इफ इट इज रिटन लाइक दिस 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जब ऐसी चीजें लिखी हुई तो याद रखिएगा इसका मतलब है ये आपका ओवरहेड रेट है, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट है, जिसे हम कहते हैं प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, दैट इज नोन एज POR, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। दिस मींस दैट फॉर एवरी डॉलर ऑफ डायरेक्ट लेबर, दिस मींस फॉर every dollar direct labor Wallace will assign dash manufacturing overhead to a job। यानी कितना लगाएगा वो, 80% मैन्युफैक्चरिंग लगाएगा इसमें। दैट मींस 80 सेंट, यानी 80 सेंट या 80 मैन्युफैक्चरिंग, वन एंड द सेम थिंग। यानी आप 80 सेंट पे आ जाएं, दैट मींस के वहां पे फॉर एवरी डॉलर, एक डॉलर में जब अगर डायरेक्ट लेबर लगेगी तो इट्स अंडरस्टूड कि आप 0.80 जो है वो क्या लगा देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी असाइन कर देंगे। यानी $1 आपने डायरेक्ट लेबर को पे की तो 0.80 आप सीधा सीधा एंटर कर देंगे MOH के अकाउंट में। दैट मींस दैट इज द रेट जो हमने आइडेंटिफाई किया कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को हमने किस तरह से ऐड करना है और किस तरह से परफॉर्म करना है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इलस्ट्रेशन, Wallace applies manufacturing overhead to work in a process when it is assigned direct labor cost, calculate the amount of overhead applied to assuming the direct labor cost 28,000। तो किस तरह अप्लाई करेंगे, वर्क इन प्रोसेस टू MOH अप्लाइड, क्या लगाएंगे MOH, कितना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एलोकेट या अप्लाइड कैसे है। तो क्या करेंगे, 28,000 का लेंगे 80%, जो भी आंसर आएगा उसे हम यहाँ पे लेके आएंगे। दैट मींस 28,000 इज हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 0.80, जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। दैट इज 28,000, 22,400 ऑफ एंट्री क्या होगी, वर्क इन प्रोसेस 22,400 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आपके पास डबल काउंटिंग होगी। तो याद रखिएगा जब भी अप्लाइड या एस्टिमेटेड या एलोकेटेड यूज कर रहे हैं या एस्टिमेटेड FOH यूज कर रहे हैं तो उसके आगे लाजमी लिख दिया करें अप्लाइड। जब आप अप्लाइड लिख देंगे तो आपके पास डिफरेंशिएशन होगी, क्योंकि आपको पता है कि इसी नाम का एक और अकाउंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। वो अकाउंट कौन सा है, जिसमें आप एक्चुअल ओवरहेड्स डाल रहे हैं। ये तो वो अकाउंट है जहां पे आप अप्लाइड ले रहे हैं, जिसमें आप एस्टिमेटेड ले रहे हैं। और जब आप एस्टिमेटेड ले रहे हैं दैट मींस कि आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड इसी तरह से ही आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, अगेन द जॉब कॉस्ट शीट इज देयर। अब द सम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉलम,
टू जॉब कॉस्ट इक्वल टू द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिटेड और अप्लाइड, यानी कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट हो रहा है दैट मीन्स इट लीड्स टू द अप्लाइड वन। क्या कहते हैं इसे हम, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारा क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है। और अप्लाइड टू अ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, किधर पे अप्लाई हुआ है, दैट इज ऑन द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में यूज हुआ है। अब यहां पे देखें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना था, यहां पे अप्लाई हुआ है 22,400, तो 22,400 यहां पे आप इसको ऐड करें, इसको ऐड करें 12,000 आ गया, और यहां पे ऐड किया 7,200 आ गया, इसको ऐड किया यहां पे आ गया 3,200। इन तीनों को ऐड करें द आंसर वुड बी इक्वल टू योर 22,400। यानी इस कॉलम को, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉलम को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जितना हमने वर्क इन प्रोसेस को असाइन किया वो सारा का सारा इसमें लग जाता है, यानी दैट इज नोन एज जॉब कॉस्ट शीट। यानी जॉब पहले आपने वर्क इन प्रोसेस में भेजना है, देन आपने जॉब 101 में देना है, 102 में देना है और 103 में देना है। तो दैट इज नोन एज योर ओवरऑल जॉब कॉस्ट शीट, जिसमें आप देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड किस तरह और कहां से एंटर हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईच वर्क, कैसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट निकलती है, देखें यहां पे द बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोसेस शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ कॉस्ट शोन इन द जॉब कॉस्ट शीट। अब सम ऑफ कॉस्ट में कौन कौन सी आ जाएंगी, डायरेक्ट मटेरियल वाला कॉलम, डायरेक्ट मटेरियल कॉलम इन जॉब कॉस्ट शीट, डायरेक्ट लेबर कॉलम इन जॉब कॉस्ट शीट एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉलम इन जॉब कॉस्ट शीट। यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो कॉलम है वो भी ऐड होगा। तो यानी ये तीनों के कॉलम्स जो हैं वो हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, दैट इज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज देयर। क्या निकल आएगी, वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे 24,000, 28,000, 22,000, तो दैट लीड्स टू द 74,400। तो जॉब में कितना कितना लगा वो यहां पे आ रहा है। अब जॉब कॉस्ट में वो कह रहा है जी टोटल हर जॉब की जो जॉब कॉस्ट शीट थी, हर जॉब का जो पोर्शन था उसमें मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। सेम इज द केस विद 101, 102, उसके साथ भी यही होगा कि हम यहां पे जब तीन होंगे लेबर, मटेरियल, लेबर, एफओएच, जब तीनों को ऐड करेंगे तो 102 की निकल आएगी। और जब 103 में आएंगे तो उसमें भी हमने यही करना है कि तीनों कॉलम को हमने मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जॉब आ जाएगी। दैट मींस 74,400 इज योर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये क्या है, आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। नाउ देयर इज अ रिव्यू क्वेश्चन इज देयर, द फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग प्री डिटरमिन मैन्युफैक्चरिंग, क्या है, प्री डिटरमिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट is estimated annual overhead cost divided by expected annual operating activity expressed as डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर। तो यार यहां पे गौर से देखें, ये भी आपकी बेस हो सकती है, लेबर आवर भी आपकी बेस हो सकती है, मशीन आवर्स भी आपकी बेस होती है, यानी ये तीनों की तीनों आपकी बेसिस एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो दैट मींस एनी ऑफ द अबव कैन बी द योर बेस, जो हम लोग कहते हैं कि एनी ऑफ द अबव इज द बेस एंड जिसपे हम लोगों ने सारी चीजें इवेल्युएट करनी है। नाउ द डू इट समथिंग, Denial company is working on 2 job orders. The job cost sheet shows the following. Direct material 10120 पे क्या लग रहा है, ये जॉब नंबर है, ये कंप्लीट जॉब नंबर है। 6,000 डायरेक्ट मटेरियल और जॉब 121 में कितना लग रहा है 3,600। जॉब 120 पे डायरेक्ट लेबर है 4,000 की, जॉब 121 में क्या है 2,000 इसकी। मटेरियल ओवरहेड में जॉब 120 में 500 है एंड 121 में 25 है। प्रिपेयर 3 summary एक्टिविटीज टू रिकॉर्ड एंट्रीज टू रिकॉर्ड द असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस फ्रॉम डाटा ऑन अ जॉब कॉस्ट शीट। अगर मैं इस टाइम आपको कहूं कि जॉब कॉस्ट शीट बनाए तो मैं कहूंगा जी ये जॉब मेरे पास कौन सी है 120, ये 120 जॉब है मेरे पास। इसमें मेरे पास पहला कॉलम है मटेरियल का, दूसरा है लेबर का, तीसरा है एफओएच का। तो मैं मटेरियल लगाऊंगा, मटेरियल कितना आएगा 6,000, लेबर कितनी आ रही है 4,000 और एफओएच कितना आ रहा है 5,000। तो इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 15,000। सेम इज द केस विद द जॉब नंबर 121, जॉब नंबर 121 के साथ भी यही होगा, उसमें भी मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। तो क्या आ जाएगा यहां पे अगेन 3,600, 2,000 एंड देन जॉब क्या आ जाएगी वहां पे 2,500।
तो इन तीनों को जब मैं ऐड करता हूं तो ये मेरे पास आंसर आता है 9100। क्या आंसर आता है मेरे पास? 9100 मेरे पास आंसर आ रहा है। तो जब एंट्रीज बनाएंगे तो क्या आएगा? 3 समरी एंट्रीज क्या होंगी? वर्क इन प्रोसेस की। पहले तो हम लोग क्या करेंगे? वर्क इन प्रोसेस टू मटीरियल लगाएंगे, ठीक है ना। अब वर्क इन प्रोसेस 1 to 0 और 1 to 1 सेपरेट भी कर सकते हैं। दूसरे में वर्क इन प्रोसेस लेबर आएगी, तीसरे में क्या आएगी? MOH वर्क इन प्रोसेस क्या नाम है उसे, MOH टू ओवरहेड्स। कैसे आएगी वो ये देखें यहाँ पे। रॉ मटेरियल 9600 की आ रही है, वर्क इन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग लेबर, एंड देन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 7500। अच्छा, ये जो MOH अप्लाई हुए, देन अगेन इट्स बीइंग एन अप्लाइड वन। क्या है ये? MOH अप्लाइड है, क्योंकि उन्होंने अप्लाइड बताया है कि इतने ही आपने MOH अप्लाई करने हैं, यानी जितने भी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे आपने अप्लाई करने हैं। नाउ जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो, असाइनिंग कॉस्ट टू अ फिनिश गुड्स। क्या करें अब? हमने कॉस्ट किसको असाइन करनी है? फिनिश गुड्स को असाइन करनी है। व्हेन अ जॉब इज कंप्लीटेड द कॉस्ट आर समराइज्ड एंड द जॉब कॉस्ट शीट इज बीइंग कंप्लीटेड। अब मटेरियल कितना लगा है? यहाँ पे 12000 का लगा है। कितना यहाँ पे कितना लगा है? हमारे पास 15000 का लेबर लगा और यहाँ पे हमारा 12000 का लेबर लगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है हमारे पास? दैट इज ऑफ 39000। और हमने हर डेट को सामने रखा हुआ है। असाइनिंग कॉस्ट टू फिनिश गुड्स, अब हमने कहा जी डायरेक्ट मटेरियल, तो टोटल कॉस्ट इतनी है, यूनिट कॉस्ट कितनी बढ़ी है? दैट इज 39। ये हमारे पास आ गई जॉब कॉस्ट शीट व्हेन द जॉब इज कंप्लीटेड, जिसमें हमने लेबर को भी अकाउंट फॉर किया है, डायरेक्ट मटेरियल को भी अकाउंट फॉर किया है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को भी अकाउंट फॉर किया। जब आपने इन सब को अकाउंट फॉर किया तो आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब्स, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? दैट इज 39000। जब 1000 यूनिट्स बनाए हैं तो जितने यूनिट्स बनाए हैं आपने उससे अपने डिवाइड कर दिया। और यूनिट्स कहां से मिले हैं आपको? हियर इट इज, यहां से आपको मिले। डेट रिक्वेस्टेड भी आ रही है, डेट कंप्लीटेड भी आ रही है। तो हमने 39000 को 1000 जब डिवाइड किया तो देन वी हैव अ 39 इज आवर यूनिट कॉस्ट। असाइनिंग कॉस्ट टू फिनिश गुड्स। अब वर्क इन प्रोसेस में जब काम कंप्लीट हो रहा है तो कितने का काम कंप्लीट हो रहा है? देखें 24000 लगाया था, 28000 लगाया था और 22000 लगाया था। तो इसमें से हमने कहा जी 39000 का काम कंप्लीट हो गया। जब काम कंप्लीट होता है तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट होता है और फिनिश गुड्स क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। तो दैट मींस फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, यानी अब फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, दैट इज विद द 39000। यानी 39000 से बढ़ेगा, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस डेबिट में इंक्रीज होता है, क्रेडिट में रिड्यूस होता है। सेम इज द केस विद द फिनिश गुड्स भी डेबिट में बढ़ती हैं, क्रेडिट में डिक्रीज होती हैं। तो एंट्री क्या होगी? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 39000 आ गई है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी आ गई? दैट इज ऑफ 39000। यानी कि फिनिश गुड्स 39000, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इज 39000 एज ऑफ January 31st। Now on January 31st, Wells Manufacturing sells on account job 101. The job cost 39,000 and it sold $50,000. The entry to record the sales to recognize the cost of goods sold. The entry to record sale and recognize cost of goods sold. Sales भी record करनी है और cost of goods sold. जब sales record करनी है तो क्या होगा? That means sales to finish goods. किसको कहेंगे हम? Finish goods. कि finish goods हमारे पास से चली गई हैं, यानी हम इसे कहेंगे यहां पे in other words that is not something like this, it would be something like this। यहां पे देखें, that is something, again see over there, यहां पे अकाउंट सेल हुई है तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज कर गए हैं और सेल्स यहां पे डिक्रीज करेगी। दैट इज योर रिकग्नाइजेशन ऑफ सेल। सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे और सोल्ड कितने की हुई है? 50,000 की सेल हुई है। सो दैट इज योर रिकग्नाइजेशन ऑफ सेल। इन कॉस्ट को जब हम रिकग्नाइज करेंगे तो क्या आंसर आएगा? क्या एंट्री बनेगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्रेडिट में क्या आएगा? फिनिश गुड्स। फॉर हाउ मच अमाउंट? कॉस्ट कितनी थी? दैट इज ऑफ 39,000। तो यहां पे आ जाएगा 39,000। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू द इन्वेंट्री एंट्रीज। ये आगे सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 39,000 एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज 39,000। यानी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी आ रही है? दैट इज ऑफ 39,000। Now review question. In M company, job 26 is completed at the cost of 4,500. Job number 26 complete हो गई कितने की? 45,000 की, 4,500 की। Later sold
टू कैश 7000। द करेक्ट एंट्री क्या होंगी? डेबिट फिनिश गुड इन्वेंट्री एंड क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस। नो, ये तो नहीं हो सकती। डेबिट कॉस्ट ऑफ, अब यहां पे करेक्ट एंट्री करनी है, ठीक है ना। डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्रेडिट फिनिश गुड इन्वेंट्री, हाँ दैट इज पॉसिबल कि यहां पे भी हो। डेबिट फिनिश गुड इन्वेंट्री एंड क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस, ये भी नहीं हो सकती। डेबिट अकाउंट रिसीवेबल एंड क्रेडिट सेल्स। नाउ अब वो यहां पे क्या कह रहा है? जॉब नंबर 2 एट द कॉस्ट ऑफ दिस वन एंड लेटर सोल्ड दिस वन। करेक्ट एंट्री इज, करेक्ट एंट्री क्या होंगी? अब अगर हमने कॉस्ट के हिसाब से करना है तो वो ये आएगी, और अगर हमने सेल्स के हिसाब से करना है तो ये आएगी। तो यहां पे हमारे पास आएगी डेबिट फिनिश गुड्स एंड क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, यानी कि हमारे पास कंप्लीटेड जॉब्स आ रही हैं। तो यहां पे हमारे पास आ रही है यहां पे ओवरऑल। हाँ, हम लोग यहां पे अज्यूम कर रहे थे, देखें यहां पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। हम यहां पे वो कह रहे हैं कंप्लीटेड, नॉट सेलिंग। सेलिंग की बात ही नहीं कर रहा, लेटर की बात कर रहा है। वो कह रहा है अभी तो कंप्लीट हुई है, बाद में शायद सेल हो जाए, लेटर इट वुड बी सेल। तो हम लोग यहाँ पे गलती ये कर रहे थे, जब हम सोच रहे थे तो हमने किया ये यहाँ पे कि हमने इसे सोचा कि हम लोग इसे सेल कर रहे हैं। भाई वो कह रहा है अभी तो कंप्लीट हुई है, कंप्लीट की एंट्री बताओ। तो कंप्लीट की एंट्री क्या होती है? फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो फिनिश गुड्स जब डेबिट होंगी, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट होंगी, तो दैट वी आर गोइंग टू सी के यहां पे आएगी। तो दैट्स व्हाई डेबिट फिनिश गुड्स एंड क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस बाय 4500। किससे हमने उसे क्रेडिट कर देना है? दैट इज विद द 4500। नाउ समरी देखें जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो की। अब गौर से देखें 42,000 बैलेंस कितना? 30,000 यहां से निकला रॉ मटेरियल से, वर्क इन प्रोसेस में गया, और वर्क इन प्रोसेस में यहां पे चला गया, यहां पे दैट इज ऑफ 24,000 कितना गया? यहां पे 24,000 यहां गए। फैक्ट्री लेबर जो थी 32,000 वो स्ट्रेट यहां पे आके लगी है, और इसमें से थोड़ा सा जो निकला था 6,000 वो यहां गया, और यहां से जो लेबर थी वो भी यहां से थोड़ी 4,000 निकली, यहां गई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। यहां पे जब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गई तो यहां पे हमने कहा जी ओवरऑल हमारे पास 28,000 गया। यहां से टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमने अप्लाई किए वो कितने थे? दैट इज 22,400। तो हमारे पास टोटल बैलेंस आया 35,400। कितने का वर्क पूरा कर लिया हमने? दैट इज ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, दैट इज 39,000। और 39,000 जब हमारे पास पूरा हुआ तो हमने क्या किया? जब सेल हो गया है तो हमने कह दिया दैट इज ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी हमारे पास क्या बन गई? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अक्यूमुलेशंस क्या है? परचेज रॉ मटेरियल, इनकर फैक्ट्री लेबर, इनकर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। असाइनमेंट क्या है? रॉ मटेरियल यूज्ड, फैक्ट्री लेबर यूज्ड, ओवरहेड इज अप्लाइड। अब यहां पे जो लेबर ओवरहेड लेबर है वो अप्लाई किया गया विद प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट। किससे अप्लाई किया गया? वो प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट, कि जितना भी प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट था उसी इसकी बेस पे हमने इसे अप्लाई किया है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लास्ट में हमने रिकॉग्नाइज किया कि ये हमारे पास क्या चीज आ रही है? दैट इज आर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि ये हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ सोर्स डॉक्यूमेंट समरी। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है जी? मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप है, लेबर टिकट है, प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट है। ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? आपकी जॉब कॉस्ट शीट। ये हमारी जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं। और जॉब कॉस्ट शीट हमारी जब बनती है तो द जॉब कॉस्ट शीट समराइजेस द कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड एंड नॉट कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो जॉब्स कंप्लीट हो गई हैं, जो जॉब्स नहीं कंप्लीट हुई हैं, वो भी इसमें दोनों शो करता है। एंड जॉब कंप्लीटेड आर ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स टू अवेट फॉर द सेल्स। जो कंप्लीट हो गई वही बता रहा है, जो नहीं कंप्लीट हुई वही बता रहा है, और जो ट्रांसफर हो गई फिनिश गुड्स फॉर अवेटिंग टू द सेल, के बेचने के लिए जो इंतजार कर रही हैं वो भी इसी में बताते हैं। दैट मींस जॉब कॉस्ट शीट में सोर्स डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल एक्विजिशन स्लिप, लेबर टिकट एंड प्री डिटर्मिन्ड रेट एंड फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? टुवर्ड्स जॉब कॉस्ट शीट। और जॉब कॉस्ट शीट दोनों चीजें बता रही है कि कितने कंप्लीट हो चुके हैं, कितने कंप्लीट होना बाकी हैं। Both things being studied over there. During the current month, Onyx Corporation completed job 109 and 1112. Job 109 cost 19,000, job 112 cost 27, and job 112 was sold on account of 42,000. Generalize the entry for completion of 2 jobs and sale of job 112. जब वो कंप्लीट हो रही है कौन सी जॉब? जॉब 2 हो रही है यहाँ पे 105 एंड 1012 जो वो सेल हो गई है। तो दैट मींस क्या होगी वहां पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स। तो यहां पे आ जाएगा 42,000। कितना आ गया यहां पे? 42,000। और जब यहां 42,000 आ गया, जो कंप्लीट हुई है उसको हम क्या कहेंगे? फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस। क्या कहेंगे उसे? फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस। दैट इज ऑफ 19,000। क्या कहेंगे उसे हम? 19,000।
46,000 है, तो दैट इज द एंट्री। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री देयर इज दिस 46,000, कितने की हुई है फिनिश, वर्क इन प्रोसेस 46,000, यानी टोटल जितनी भी हमारे पास थी वो हमने सारी की सारी बना दी। 46,000 कैसे आए, यानी टोटल हमारे पास क्या है, 27,000 की जॉब थी और प्लस 19,000, तो इन तीनों को जब ऐड किया तो हमारे पास क्या है 46,000। तो ये जब जॉब कंप्लीट हुई तो हमने क्या किया, सारा फिनिश गुड्स में डाल दिया और बाकी वर्क इन प्रोसेस में उसे क्रेडिट करा लिया। एंड जब कितने की बिकी, 42,000 की बिकी, तो एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल्स टू सेल्स 42,000 की। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की आएगी, दैट इज ऑफ 27,000, कितने की कॉस्ट आ रही है वो 27,000 की। जो हमने यहां पे ऑलरेडी बनाया था वो हम लोगों ने यहां पे सेल्स के हिसाब से बना दिया था, विच इज नॉट द प्लेस फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां पे हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 27,000 एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज 27,000। मींस यहां पे हमने पहले किया, यहां पे हमने फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस को लेके आए, जो हमसे मिस्टेक हुई थी हमने नहीं लाए। देन अकाउंट रिसीवेबल्स टू सेल्स को लाए अगेन, एंड देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कॉस्ट पड़ी थी इसकी। अब अगर मैं कहूं कि जॉब 112 भी कंप्लीट हो गई है और वो भी बिक गई है, तो क्या होगी वहां पे एंट्री, क्या होगी बिकने के बाद फैक्ट्री लेजर में, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड्स। किसको होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश्ड गुड्स। जब फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड्स होगी तो दैट मींस 19,000 हेयर एंड 19,000 इज हेयर। यानी हर तरह से हमने इनको आपस में मैनेज करके चीजों को सामने लेके आना है। Job order cost flow. Job order costing for service companies. While service companies do not have inventory, the technique of job order costing is quite still useful in many service industry environment. Consider for example, Mayo Clinic Healthcare, Price Waterhouse Cooper Accounting, गोल्डमैन शेक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डमैन शेक, आप सबने नाम सुना हुआ होगा। अगर इनकी करनी पड़े हमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, तो उन सर्विस कंपनी की हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कैसे करेंगे। देयर इज अ इनसाइट, यू कैन सी दैट सेल्स ऑफ आर नाइस बट सर्विस रेवेन्यू पेज द बिल। Jet engines are one of the many products made by the engineer augmented division General Electrics. General Electric बना रहे हैं at a price as high as 30 million per engine. एक इंजन कितने का जेट का था, $30 million per engine. You can bet the GE does its best to keep track of cost. It might surprise that GE doesn't make much profit. इसमें 30 million में से भी उसे प्रॉफिट नहीं मिलता on sale for each engine. So why does it bother for making them? फिर भी क्यों बना रहा है वो। Service revenue during one recent year, about 75% of division revenue came from servicing its own product. कि यानी कि सर्विस रेवेन्यू ड्यूरिंग वन रिसेंट ईयर, बेच दिया इंजन लेकिन 75% उसमें से रेवेन्यू वही बिके हुए जो इंजन थे उनकी सर्विसिंग पे आ गया। कि वो आए, उन्होंने कहा जी मेंटेनेंस करनी है, उस मेंटेनेंस में जितनी कॉस्ट थी उसका 75% रेवेन्यू उस मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से आ गया। One estimate is that 13 billion in aircraft engines sold during recent 3 years period will generate 90 billion in service revenue. 13 बिलियन के अगर हम उन्होंने एयरक्राफ्ट बेचे हैं तो उसमें से 90 बिलियन यूएस डॉलर्स का उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है ओवर द 30 years लाइफ ऑफ इंजन। इंजन की लाइफ कितनी है, 30 years. Because of high product cost, both the engine themselves and the subsequents are important because GE needs to generate high profit margin on its service. सर्विस पे वो हाई प्रॉफिट मार्जिन लेगा सर्विस टू मेक अप टू द लो मार्जिन ऑन ओरिजिनल सेल्स, यानी ताकि अपनी सेल्स का मार्जिन वो ठीक रख सके। इट ऑल्सो नीड्स गुड कॉस्ट रिकॉर्ड टू इट्स सर्विस जॉब इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट्स कॉस्ट, यानी कॉस्ट भी कम रखे, ये ना हो कि मेंटेनेंस से बहुत ज्यादा कॉस्ट लगाए, फिर कमाएंगे कहां से वो। अदरवाइज अ कॉम्पिटिटर सच एज Pratt and Whitney might submit low bids to service contract and take lucrative service job away from General Electric, यानी कि जितनी भी वो अपनी लो बिड देंगे और सारी की सारी सर्विसेज की जॉब्स जो हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक की ले जाएंगे। एक्सप्लेन व्हाई GE वुड यूज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग टू कीप ट्रैक ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग माल फंक्शनिंग इंजन फॉर अ मेजर लाइन। प्रोसेस कॉस्टिंग तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंजन इतने हाई कॉस्ट के हैं कि अगर वो प्रोसेस कॉस्टिंग बनाए तो इतने बड़े इंजन को रखेंगे कहां और इतने कॉस्टली इंजन को रखेंगे कहां। तो उन्होंने जॉब ऑर्डर के जितने का ऑर्डर आएगा उतने पे ही रखेंगे ना, बिकॉज वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं, क्योंकि डिमांड कम है। जब जारी बात है हायर कॉस्ट है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, लो होगी।
जॉब ऑर्डर कॉस्ट फ्लो एडवांटेजेस क्या होते हैं? मोर प्रिसाइज इन असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट देन प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोवाइड मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिटर्मिनिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी आराम से डिजाइन होती है। फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्ट व्हेन प्रिपेयरिंग बिड ऑन फ्यूचर जॉब्स, यानी फॉर एस्टिमेशन और प्रिपेयरिंग बिड इजी होती है क्योंकि कॉस्ट की जॉब की कॉस्ट जो है वो अलग होती है, उसी के हिसाब से आप पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं और उसी पे रखते हैं। रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डाटा एंट्री, जारी बात है इसमें हर पॉइंट इन टाइम पे आपको डाटा एंटर करना पड़ता है। जब आपको हर पॉइंट इन टाइम पे डाटा एंटर करना पड़ता है, दैट मींस इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब फॉर अकाउंटेंट पर्सन। जो अकाउंटेंट है उसके लिए बहुत बड़ी जॉब है ये फॉर डाटा एंट्री। रिपोर्टिंग जॉब कॉस्ट डाटा किस तरह रिपोर्ट करना है? वेल इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल। अब क्या मेथड है? वर्क इन प्रोसेस ऑन जनवरी 10, डायरेक्ट मटेरियल यूज कितना है वो है 24,000, डायरेक्ट लेबर एंटर किया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई की, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई है? इतनी। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस कितनी है? 74,400 एंड लेस वर्क इन प्रोसेस 31st, वो माइनस किया तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। शोज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड रादर देन एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, यानी क्या शो करता है कि कितने ओवरहेड अप्लाई किए गए रादर देन एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि ओवरहेड अप्लाई किए जाते हैं, एक्चुअल ओवरहेड लास्ट में एडजस्ट किए जाते हैं, वेदर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड। यानी शोज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड, जितने अप्लाई हुए कितने हुए? 22,400 रादर देन एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। अप्लाइड ओवरहेड इज एडेड टू डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर टू गेट द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या हमारे पास क्या चीज आती है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। पार्शियल इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने था, उसमें क्या किया? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री थी प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थे, यहां पे आया तो यहां पे 39,000 हमने लिख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि जब हमने फिनिश गुड्स की बिगिनिंग इन्वेंट्री भी प्लस कर दी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर, तो क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल लेस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो जब लेस की तो हमारे पास क्या चीज आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमारे पास आखिर में क्या बचा? दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बच रहा है हमारे पास? दैट इज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यानी आखिर में हमारे पास जो बच रहा है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड, द डेबिट बैलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अगर बैलेंस जो है, जो टी अकाउंट है उसका बैलेंस क्या आएगा? ये जो टी अकाउंट बना हुआ है, एक्चुअल यहां रखिए, अप्लाइड यहां रखिए, इसका बैलेंस अगर आएगा किसमें? डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब है वो अंडर अप्लाइड है। क्या मतलब है उसका? अंडर अप्लाइड है। डेबिट मींस अंडर अप्लाइड, तो अंडर अप्लाइड है तो दैट मींस दैट इज डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस हुआ है, दैट मींस ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड इज रिलेटेड टू क्रेडिट बैलेंस। किससे अप्लाइड होता है वो? क्रेडिट बैलेंस से लिंक होता है कि कितना क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है। यानी अंडर अप्लाइड मींस डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मींस ओवर अप्लाइड, और अंडर अप्लाइड मींस डेबिट बैलेंस। अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स एट द ईयर एंड। अब ये एडजस्ट का हो रहे हैं, अपने अप्लाई किए, एक्चुअल भी है, अब एडजस्ट का हो रहे हैं एट ईयर एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड द एलिमिनेटेड बाय एडजस्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अंडर अप्लाइड होंगे तो डेबिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कम अप्लाई किए, ज्यादा ओवरहेड निकल आए तो सारे के सारे कहां डाल देंगे? सीओजीएस में। तो क्या करेंगे इसे? सीओजीएस अंडर अप्लाइड ओवरहेड, हम ये कर देंगे, तो सारे के सारे कहां चले जाएंगे? इसमें चले जाएंगे सीओजीएस में। लेकिन ओवर अप्लाइड है तो इसका रिवर्स होगा, ओवर अप्लाइड यहां रखेंगे ऊपर और सीओजीएस को क्रेडिट कर देंगे उतनी अमाउंट से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ओवर अप्लाइड एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। ओवर अप्लाइड एंड अंडर अप्लाइड बैलेंस देखें। Veles has 25,000 credit balance in manufacturing overhead at December 31st. The adjusting entry for over applied के लिए क्या होगी? देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 2500, अब इसके साथ आप ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ओवर अप्लाइड। क्या लिखेंगे इसके साथ? ओवर अप्लाइड। और लिखेंगे तो उसके साथ ही हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2500, वो हमारे पास आ जाएंगे। नाउ देयर इज एग्जिस्ट अ रिव्यू क्वेश्चन। रिव्यू क्वेश्चन क्या? रिपोर्टिंग जॉब कॉस्ट डाटा, हमने जॉब कॉस्ट डाटा रिव्यू करना है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज अंडर अप्लाइड इफ एक्चुअल ओवरहेड इज लेस देन अप्लाइड, नो। If actual overhead is greater than applied, that could be. The predetermined rate equals to the actual rate, that could be. Actual overhead equals to the applied overhead. तो आंसर क्या है? That is B.
कि एक्चुअल ओवरहेड शुड बी ग्रेटर देन अप्लाइड, देन इट इज नोन एज इट्स अंडर अप्लाइड, यानी कि खर्चा ज्यादा हुआ है, हमारी एस्टिमेशंस कम है। जब हमारी एस्टिमेशंस कम है और खर्चा ज्यादा है, दैट मींस वी आर ऑन द अंडर अप्लाइड सिचुएशन, कि हमारा ओवरहेड्स अंडर अप्लाई हुए, अंडर अप्लाइड सिचुएशंस में आ रहे हैं। नाउ दैट इज अ डू इट क्वेश्चन, यू कैन सी ओवर देयर। For car company, the predetermined overhead rate is 140% of direct labor cost. अब ये क्या है predetermined overhead rate? During the month, car incurred 90,000 factory labor cost, of which 80,000 is direct labor and 10,000 is indirect labor. यानी अब वहां पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी, तो हमने सिर्फ किसमें क्या लेनी है, इसमें से फैक्ट्री लेबर कॉस्ट। एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड वाज 119, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड ड्यूरिंग मंथ एंड डिटरमिन वेदर अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड। तो हम क्या करेंगे, 1.40 ले लेंगे किसका, योर ओवरऑल 90,000 का। क्या करेंगे हम 90,000 का, ताकि हमारे पास अप्लाइड ओवरहेड आ जाए। तो वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, दैट इज ऑफ योर ओवरऑल, यहां पे हम 80,000 लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहां पे देखें 80,000 क्या आ रहे हैं, डायरेक्ट लेबर आ रहे हैं, 90,000 तो टोटल है, तो 140,000 इंटू 80,000, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, अप्लाइड ओवरहेड इतने हैं। और एक्चुअल ओवरहेड कितने हुए, एक्चुअल ओवरहेड्स हुए हमारे पास 119, कितने हुए 119। तो डेफिनेटली हमने अप्लाई ज्यादा किए हैं, एक्चुअल में कम है। कितने का फर्क है, दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ 3,000। कितने का फर्क है, 3,000 का, सॉरी फर्क है 7,000 का, और अंडर अप्लाइड का आ रहा है। क्यों, हमने अप्लाई कितने किए थे, 1,12,000। कितने अप्लाई किए थे, 1,12,000। एक्चुअल में कितने हुए, 1,19,000। मतलब हमने अप्लाई कम किया, खर्चा ज्यादा हुआ, और जब खर्चा ज्यादा हुआ तो दैट मीन्स वी आर ऑन द अंडर अप्लाइड सिचुएशन। तो जो इनका डिफरेंस है दैट इज ऑफ 7,000। कितना डिफरेंस है इनका, 7,000 का डिफरेंस है। तो दैट मीन्स कि जो 7,000 का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या चीज आ रही है हमारे पास, दैट इज आर ओवर अंडर अप्लाइड। और एंट्री क्या पास होगी उसकी, एंट्री पास होगी इसकी अंडर अप्लाइड की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 7,000 से, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अंडर अप्लाइड यहां लिख देंगे हम, एंड दैट इज ऑफ 7,000। दैट एंट्री दैट वी आर गोइंग टू पास। सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज चैप्टर, टुडेज लेक्चर ऑल्सो। तो यहां पे हमारा लेक्चर नंबर 6 एंड होता है। यहां पे हमने सारा देखा कि प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, अंडर और ओवर अप्लाइड कैसे कैलकुलेट होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकाली जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाली जाती है। हमने सारे मेथड इसमें स्टडी किए हैं, और हमने इसी के हिसाब से हमने फर्दर आगे देखा है कि हमने कि ओवरऑल इनकी कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़े, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, इनकी जॉब कॉस्ट शीट्स कैसे बनती हैं, क्या क्या सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप इज देयर, tickets are there, and manufacturing overhead predetermined rate is also there. So these are all things related to your job costing आज हमने end कर दी है. So that's the end of the today's lecture. Allah Hafiz.